हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो है कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, उसको कैसे चेक करें। और सेकंड में हम ये पढ़ेंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनके बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करें या कोई फॉर्मूला ड्राइव कैसे करें। तो फर्स्ट है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। If an equation is dimensionally correct, then it may or may not be physically correct. मतलब अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फिजिकली करेक्ट हो भी सकती है या नहीं भी। इसका एग्जाम्पल की हेल्प से इसको कैसे समझें। जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी को मैं mv² लिखता हूँ, तो ये तो फिजिकली तो काइनेटिक एनर्जी mv² थोड़ी ना होती है। इन रियलिटी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। लेकिन यहाँ पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को mv² लिखूं, मतलब ये फिजिकली करेक्ट इक्वेशन नहीं है, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट जरूर है। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मतलब काइनेटिक एनर्जी वो क्या आएगी? ml²t-2। और राइट हैंड साइड की डायमेंशन चेक करूं, डायमेंशन ऑफ mv², ये क्या आएगी? डायमेंशन ऑफ m इंटू में डायमेंशन ऑफ v²। तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या आएगी? डायमेंशन ऑफ mv² इज इक्वल टू, m की डायमेंशन क्या होती है? m मास की m, और डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? lt-1, और इसका स्क्वायर है। तो डायमेंशन ऑफ mv² इज इक्वल टू m1l²t-2। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन देख सकते हो और राइट हैंड साइड की डायमेंशन देख सकते हो इसमें। तो डायमेंशनली तो ये करेक्ट है, मतलब डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन फिजिकली इट इज नॉट करेक्ट। इसीलिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन लगाया है। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू mv²। ये बता रहा है कि फिजिकली काइनेटिक एनर्जी mv² नहीं होती। फिजिकली या इन रियलिटी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। इसका मतलब अगर कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो देख सकते हो ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसके डायमेंशन ये आई है, और राइट हैंड साइड इसकी डायमेंशन यही आई है, सेम आई है। तो अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फिजिकली करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फिजिकली करेक्ट हो भी सकती है या नहीं भी। सेकंड पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे डायमेंशनली करेक्ट है, फिजिकली करेक्ट नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो, वो फिजिकली करेक्ट भी हो। कैसे? जैसे मान लो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो ये डायमेंशनली इसकी देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या आती है? डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या? फोर्स, मतलब डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स क्या फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? m l t-2। और डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड देखें
तो ये क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आ जाएगी डायमेंशन ऑफ मास इंटू में डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड आ जाएगी, मास की डायमेंशन m1, एक्सेलरेशन की LT-2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम है, मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। और हमारी नॉलेज से एफ ए मास इंटू में एक्सेलरेशन भी होता है और फिजिकली करेक्ट भी है, ऑल्सो फिजिकली करेक्ट। लेकिन काइनेटिक एनर्जी mv² के बराबर नहीं होती, लेकिन डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है। फिजिकली करेक्ट है नहीं है, क्योंकि हमारी नॉलेज से काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। तो ये जो इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट है। बट फिजिकली इनकरेक्ट। मतलब हमें ये समझ में आया, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फिजिकली करेक्ट हो भी सकती है और वो फिजिकली इनकरेक्ट भी हो सकती है। सेकंड पॉइंट है, अगर इसी में एक और एग्जांपल देखना चाहो, वन मोर एग्जांपल, जैसे टॉर्क और जो वर्क है, ये दोनों ही बहुत अलग अलग चीजें हैं। कहाँ टॉर्क कहाँ वर्क, इसका मतलब टॉर्क वर्क के इक्वल नहीं होगा। मतलब हमारी नॉलेज से, फ्रॉम आवर नॉलेज, टॉर्क एंड वर्क आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। टॉर्क और वर्क दोनों अलग अलग चीजें हैं, मतलब ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट नहीं है लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है। कैसे, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में टॉर्क है, टॉर्क की डायमेंशन क्या होगी, ml²T-2। और डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड मतलब वर्क, वर्क की डायमेंशन क्या होगी, ये भी क्या होगी, ml²T-2। तो देखे तो टॉर्क और वर्क दोनों की डायमेंशन सेम है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम है, मतलब डायमेंशनली तो करेक्ट है लेकिन फिजिकली इनकरेक्ट है। ये फिजिकली करेक्ट नहीं है क्योंकि टॉर्क और वर्क हमारी नॉलेज से दोनों अलग चीजें होती हैं। तो यहाँ पे ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, बट फिजिकली इनकरेक्ट। टॉर्क क्या होता है, अगर सिंपली बोला जाए, फोर्स इनटू में डिस्टेंस। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ml/T-2 और डिस्टेंस की l, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो m1l²T-2 आ जाएगी टॉर्क की डायमेंशन। वर्क क्या होता है, सिंपली देखें तो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की ml/T-2 और डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस की डायमेंशन के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा, वर्क की डायमेंशन भी m1l²T-2 आ जाएगी। तो हमें यहाँ से ये पता चला, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे कि यहाँ पे ये इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट है लेकिन फिजिकली इनकरेक्ट है, यहाँ पे ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट भी है और फिजिकली भी करेक्ट है।
और यहाँ पे ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, फिजिकली इनकरेक्ट है। इसी में सेकंड पॉइंट है, इफ एन इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट देन इट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो वो डायमेंशनली करेक्ट पक्का होगी। एग्जाम्पल के तौर पे टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम होता है 2 पाई इंटू में रूट एल बाय जी। ये हम एंगुलर एसएचएम में पढ़ेंगे आगे जाके। मतलब अब मान लो ये कोई बॉब है और ये स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ एल है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, जी है। और इसको यहां से छोड़ दिया, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। इस बॉब को ऐसे यहां से छोड़ दिया तो ये इस तरफ ऐसे जाएगा, ऐसे क्रॉस करेगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस यहीं पे आएगा। ये एंगल भी थीटा होगा जब ये ऐसे घूम के यहाँ पे आएगा ना। इसमें ध्यान रहे थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे गया और फिर वापस यहाँ पे आया तो ये कितना टाइम लेता है, 2 पाई इंटू में रूट एल बाई जी। एल होती है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ दैट प्लैनेट। और टी है टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम। ये हम जानते हैं कि ऐसा होता है, ये आगे जाके पढ़ेंगे इसको एसएचएम में, एंगुलर एसएचएम में, कि टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई इंटू में रूट एल बाय जी। और 2 पाई क्या है यहाँ पे, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। मतलब ये फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है, मतलब मैं अपनी नॉलेज से ये पता है कि ऐसा होता है कि टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाय जी, एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है, मतलब ये सच है। तो ये है ना पक्का डायमेंशनली करेक्ट जरूर होगी ये इक्वेशन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होंगे। तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाय जी, मतलब डायमेंशन ऑफ t विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 2 पाई रूट एल बाय जी। तो डायमेंशन ऑफ टी क्या है, टाइम पीरियड। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन, मतलब डायमेंशन ऑफ टी विल बी इक्वल टू m0 l0 t1, क्योंकि ये टाइम है ना, टाइम पीरियड। और डायमेंशन ऑफ
2 पाई इंटू में रूट एल बाय जी, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ 2 पाई इंटू में डायमेंशन ऑफ रूट एल डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ रूट जी। तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन ये है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन ये है। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन पता चल गई, राइट हैंड साइड की बाकी है। तो डायमेंशन ऑफ 2 पाई, और ये क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है, 0, मतलब m0 l0 t0। और डायमेंशन ऑफ रूट एल किसके बराबर हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ एल और उसकी पावर 1/2। एल क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो एल की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0 l1 t0 और इसकी पावर 1/2। तो m0 l1/2 t0। और डायमेंशन ऑफ रूट जी, वेयर जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है जी, तो ये हो जाएगी डायमेंशन ऑफ एल और इसकी पावर 1/2। जी क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की क्या होती है, LT-2, m0 l1 t-2 और इस पूरे की पावर 1/2। तो m0 l की पावर 1/2 और t की पावर -1। तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 पाई की डायमेंशन पुट कर दो इसमें, और रूट एल की डायमेंशन पुट कर दो और रूट जी की डायमेंशन पुट कर दो। तो m0 l0 t0 और रूट एल की डायमेंशन m0 l1/2 t0 डिवाइडेड बाय रूट जी की डायमेंशन m0 l1/2 t-1। तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, l1/2 l1/2 कैंसल और t ऊपर 1 हो जाएगा, तो ये आ गई m0 l0 t1। तो लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की देख सकते हो डायमेंशन सेम आई है, मतलब डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। मतलब अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है, हमें ये पता है पहले से कि भाई ये फिजिकली करेक्ट है, तो वो डायमेंशनली करेक्ट जरूर होगी। ये एक एग्जांपल की हेल्प से हमें पता चला। डायमेंशनल इक्वेशन की नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, या डेरिवेशन, या मतलब फार्मूले के डेरिवेशन को कैसे ड्राइव करते हैं। टू फाइंड रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम इस एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन की लास्ट एंड फोर्थ एप्लीकेशन, कि फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। या फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करते हैं। इसको एग्जांपल्स की हेल्प से करेंगे।
फर्स्ट एग्जांपल है वेव वेलोसिटी v in on a string depends on tension T in string and mass per unit length of string। जिसको म्यू बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। देन फाइंड रिलेशन बिटवीन वी टी कोमा न्यू। मतलब कोई स्ट्रिंग है, वो टाइट है, मतलब उसमें टेंशन है, और स्ट्रिंग के 1 यूनिट लेंथ पे मास है म्यू। तो उस पर अगर कोई पल्स छोड़ दी जाए तो वो क्या करती है, v वेलोसिटी से या v स्पीड से उस स्ट्रिंग पे चलेगी। ये बाद में मान लो ये स्ट्रिंग है, ये यहाँ पे दीवार से बंधी हुई है ऐसे, और यहाँ से कोई पल्स दे के छोड़ दी हमने, तो हम देखते हैं ये पल्स आगे जाती है, और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन टी है, मतलब स्ट्रिंग टाइट है, और म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो ये पल्स आगे किस स्पीड से बढ़ेगी, v स्पीड से या v वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ेगी। अगर हमने पल्स देके छोड़ दी ना इस स्ट्रिंग में, टेंशन क्या होता है, फोर्स होता है एक तरह से स्ट्रिंग में। तो ये पता लगाना है v t और म्यू के ऊपर कैसे डिपेंड करेगी। तो लेट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन की पावर a और म्यू की पावर b, ऐसा मैंने मान लिया। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, m0 l1 t-1, मतलब ये डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड है। और डायमेंशन ऑफ टेंशन, टेंशन क्या होता है, फोर्स होता है, मतलब टेंशन की डायमेंशन का मतलब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l t-2। और म्यू क्या होता है, मास बाय लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो डायमेंशन ऑफ म्यू क्या होगी, डायमेंशन ऑफ मास डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ लेंथ। मास की डायमेंशन m और लेंथ की l, तो ये हो जाएगी m1 l-1 t0। तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड ये क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ टेंशन और उसकी पावर a इंटू में डायमेंशन ऑफ म्यू और फिर उसकी पावर b। तो टेंशन की डायमेंशन ये आई है, तो m1 l1 t-2 इसकी पावर a इंटू में म्यू की डायमेंशन ये आई है, m1 l-1 t0 इसकी पावर b। तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड ये हो जाएगी m की पावर a l की पावर a t की पावर -2a इंटू में m की पावर b l की पावर -b t की पावर 0। तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो m की पावर a प्लस b, m में a और b है, l में a माइनस b है,
एल की पावर ए माइनस बी, मतलब एल में ए माइनस बी और टी में -2a है बस। और डायमेंशन ऑफ राइट लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन ये है, राइट हैंड साइड की डायमेंशन ये है। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है, m0 l1 t-1, और राइट हैंड साइड की ma+b la-b t-2a। तो यहां से अगर देखें m में यहाँ पे 0 है, यहाँ पे a+b है, तो मतलब a+b मस्ट बी इक्वल टू 0 और a-b मस्ट बी इक्वल टू 1। और टाइम में यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, तो -2a मस्ट बी इक्वल टू -1, तो a आ गया 1/2। तो b अपने आप आ जाएगा -1/2, मतलब a की वैल्यू निकल गई और b की वैल्यू निकल गई। मीन्स यहाँ से अब जो वेव वेलोसिटी है ऑन स्ट्रिंग वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी t की पावर 1/2 इंटू में म्यू की पावर -1/2, और v इज मस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t/μ। इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1 आता है यहाँ पे हमारी नॉलेज से, v होता है 1 इंटू में √t/μ, और ये 1 है डायमेंशनलेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और अगर और अच्छे से लिखना हो v इज इक्वल टू √t/μ। अगर t टेंशन है स्ट्रिंग में, म्यू मास पर यूनिट लेंथ है, तो उस स्ट्रिंग पे वेव वेलोसिटी होती है √t/μ, और ये 1 है हमारी नॉलेज से डायमेंशनलेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ना, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी लगना चाहिए, यहाँ पे 1 लगेगा, और वो क्या होगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो विद द हेल्प ऑफ यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशंस हम फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं या फॉर्मूला डराइव कर सकते हैं। करना ये है, मान लो वी टी और म्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो टी की पावर ए लिख दो, म्यू की पावर बी लिख दो। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकाल लो, राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकाल लो, और इनको बराबर कर दो। यहाँ से और बी की इक्वेशन आ जाएगी, वापिस इसी में पुट कर दो, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा दो, हमारी नॉलेज से ये 1 होता है, तो ये फॉर्मूला आ गया v इज इक्वल टू √t/μ। ये हमारी नॉलेज से है, ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, उस पार्टिकल का मास है m और रेडियस है r, सर्कुलर पाथ की रेडियस है r, और पार्टिकल का मास है m, और उस पार्टिकल की स्पीड है v, तो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी होता है। ये जो F है ना, ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। विच इज नेसेसरी।
m मास ऑफ पार्टिकल है परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r, r है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, v है स्पीड ऑफ ए पार्टिकल। और इसने ऐसा बोला है जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ये डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन एम वी कोमा आर। तो ये किस तरह से डिपेंड करेगा, मतलब फाइंड रिलेशन बिटवीन एफ एम वी कोमा आर। एफ है सेंट्रीपिटल फोर्स, एम है मास, वी है स्पीड, आर है रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पाथ। तो एफ एम वी आर के ऊपर किस तरह से डिपेंड करेगा वो मैंने मान लिया। लेट एफ डिपेंड्स ऑन एम वी कोमा आर इस तरीके से, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन होती है mL1T-2, और डायमेंशन ऑफ मास इसके बराबर होगी m1L0T0। डायमेंशन ऑफ स्पीड या वेलोसिटी किसके बराबर होती है, m0L1T-1। और डायमेंशन ऑफ रेडियस, रेडियस क्या डिस्टेंस है ना, तो इसकी डायमेंशन होगी m0L1T0। तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड किसके बराबर आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ मास और उसकी पावर a इंटू में डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी या स्पीड उसकी पावर b इंटू में डायमेंशन ऑफ r और इसकी पावर c। तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड आ जाएगी, मास की डायमेंशन क्या है ये m1L0T0 और इसकी पावर a। v की डायमेंशन ये है m0L1T-1 और इसकी पावर b। r की डायमेंशन ये है m0L1T0 और इसकी पावर c। तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड यह आ गई m1L0T0 फिर m0LBT-b m0LCT0। तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड कम्स m1LB+C और T-b। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम करवा दो। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। LHS और RHS की डायमेंशन सेम, तो LHS की डायमेंशन है m1L1T-2 और RHS की m1LB+C और T-b। यहां से MA आएगा A। तो MA, तो यहां से कंपैरिजन करवाएं तो यहाँ पे M1 है, यहाँ पे MA है, तो मतलब A1 आ गया, और L यहाँ पे 1 है, यहाँ पे LB+C है, तो B+C मस्ट बी इक्वल टू 1, और यहाँ पे T-b है, यहाँ पे T-2 है, तो मतलब -2
टू इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब बी इज इक्वल टू टू। बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर दो तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस बी, मतलब 3। ए की वैल्यू 1 आई है और बी की वैल्यू 2, तो सी की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस बी, तो 1 माइनस बी की वैल्यू -2, तो सी की वैल्यू आ गई -1। ए की वैल्यू 1, बी की 2, सी की -1। अब इसमें पुट कर दो तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m की पावर a 1, v की पावर b 2, r की पावर c -1। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m v स्क्वायर बाय r। और यहाँ पे कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी लगाना है, मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाना है, तो हमारी नॉलेज से आता 1। ये 1 क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसको और अच्छे से लिखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। तो हमें ये दे रखा था कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है आर रेडियस का, पार्टिकल का मास है एम और वी है उसकी स्पीड। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, वो एम वी और आर के ऊपर डिपेंड करेगा। वो कैसे डिपेंड करेगा ये बताना था। तो ये मान लिया मैंने ऐसे डिपेंड करेगा। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन पता लगा ली और राइट हैंड साइड की डायमेंशन पता लगा ली और दोनों को बराबर पुट कर दिया। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर दी। और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे हमारी नॉलेज से है 1, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इट्स मास, पार्टिकल के मास के ऊपर, एंड स्पीड v। अगर काइनेटिक एनर्जी मास ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रही है और स्पीड ऑफ द पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ये बताना लगाना है कि कैसे डिपेंड कर रही है। फाइंड रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल। ये मैंने मान लिया, लेट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर a, स्पीड की पावर b। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है काइनेटिक एनर्जी, तो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन होती है m1l2 t-2। कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी हो, और डायमेंशन ऑफ मास क्या होगी m1l0 t0। और डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या हो जाएगी m0l1t-1। तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, ये क्या हो जाएगी डायमेंशन ऑफ मास और उसकी पावर a इंटू में डायमेंशन ऑफ v और इसकी पावर b। तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, मास की डायमेंशन क्या है m1l0 t0 और इसकी पावर a।
और v की डायमेंशन क्या है, m0 l1 t माइनस 1 और इसकी पावर b। तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड एम ए एल जीरो हो जाएगा, टी जीरो हो जाएगा, यहाँ से एम जीरो हो जाएगा, एल बी हो जाएगा और टी माइनस बी। अब क्या करो, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन ये है m1l² t माइनस 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड की डायमेंशन m(a)l(b) t माइनस बी। तो यहां से इक्वेट करें, m में 1 है, m में a है, तो a इज इक्वल टू 1, l में 2 है, b में 2 है, तो b इज इक्वल टू 2। तो a और b दोनों की वैल्यू पता चल गई और वापस इसी में पुट कर दो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a मतलब 1, v की पावर b कितना है 2। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv²। और डायमेंशनलेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा 1/2 फ्रॉम आवर नॉलेज। ध्यान रहे, नॉलेज से ही हमारी हाफ mv² आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। फ्रॉम आवर नॉलेज। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। फाइनल एग्जांपल है, मान लो ये सन है और इसके चारों तरफ एक प्लेनेट है जो कि सर्कुलर मोशन शो कर रहा है अराउंड सन, जिसका सेंटर मान लो सन है। ये क्या है, प्लेनेट, और मास ऑफ द सन है कैपिटल M। इसको स्मॉल m मान लो, स्मॉल m। स्मॉल m क्या है, मास ऑफ सन। और r मान लो इसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ प्लेनेट अराउंड सन। और g है डायमेंशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस प्लेनेट को अराउंड सन एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में मान लो t टाइम लगता है, तो ये है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेनेट अराउंड सन। तो ये पता लगाना t कैसे डिपेंड करेगा, t डिपेंड्स ऑन g m r, या फाइंड रिलेशन बिटवीन t g m और r। मैंने मान लिया तो टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट अराउंड सन है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है g की पावर a, m की पावर b, r की पावर c। g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m है मास ऑफ द सन, r है डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम सन। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, m0 l0 t1। और डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पता लगानी है अगर मेरे को अब, तो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट मासेस होता है g(m1 m2) डिवाइडेड बाय r स्क्वायर या d स्क्वायर। दो पॉइंट मास है, एक m1 और एक m2, इनके बीच की सेपरेशन है d। m1 m2 को अट्रैक्ट करेगा बाय फोर्स F, और m2 m1 को अट्रैक्ट करेगा बाय सेम फोर्स F। और ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहां से मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि g है उसकी डायमेंशन निकालना चाहता हूं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं इसको। तो यहां से डायमेंशन ऑफ फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ g इंटू में डायमेंशन ऑफ m1 इंटू में डायमेंशन ऑफ m2 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ d स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होती है, m1 l1 t-2। डायमेंशन ऑफ g, m1 मास है, m2 भी मास है, तो ये आ जाएगा m1 इंटू में m1 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ d का स्क्वायर। d क्या है, सेपरेशन बिटवीन पॉइंट मास, तो ये आ जाएगा l स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ g ये आ जाएगी m1 l1 t-2 इंटू में l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ g विल बी इक्वल टू m-1 l3 t-2। ये होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन। और डायमेंशन ऑफ मास, ये क्या होगी, m1 l0 t0। और डायमेंशन ऑफ r, r क्या है, डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम सन, तो डिस्टेंस की डायमेंशन के बराबर हो जाएगी m0 l1 t0। तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इसके बराबर आ जाएगी डायमेंशन ऑफ g की पावर a इंटू में डायमेंशन ऑफ m की पावर b इंटू में डायमेंशन ऑफ r की पावर c। तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ g कितना आया है ये, तो m-1 l3 t-2 इसकी पावर a। और डायमेंशन ऑफ m आई है m1 l0 t0 इसकी पावर b। डायमेंशन ऑफ r m0 l1 t0 इसकी पावर c। तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड हो जाएगी m-a l3a t-2a mb l0 t0 m0 lc t0। तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू, m में क्या है, -a और b,
तो b माइनस ए, l में क्या है 3a और c, तो 3a प्लस c, और t में क्या है -2a। तो ये होगी राइट हैंड साइड की डायमेंशन, और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन ये है। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन ये है, राइट हैंड साइड की डायमेंशन ये है। तो अब क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को राइट हैंड साइड की डायमेंशन के पुट कर दो। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। m0 l0 t1 will be equal to m b minus a l 3a plus c t minus 2a। तो यहां से b माइनस ए किसके बराबर आ गया, 0 के, और 3a प्लस सी भी 0 के बराबर आ गया, और -2a 1 के बराबर आ गया। मतलब a कितना आ गया -1/2, और b भी कितना आ गया -1/2, और c कितना आ गया -3/2। तो a b और c की वैल्यू यहां पे पुट कर दो। तो t विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g की पावर a कितना -1/2, और m की पावर b भी कितना -1/2, और r की पावर c कितना -3/2। c आएगा +3/2, तो ये हो जाएगा r की पावर 3/2। तो टाइम पीरियड ऑफ ए प्लेनेट अराउंड सन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय √gm। और फ्रॉम आवर नॉलेज टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय √gm r की पावर 3/2। टू पाई क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो ऐसा बोला था, मास ऑफ सन स्मॉल m है, प्लेनेट है जो कि r डिस्टेंस दूर है सन से, और वो सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, और g है डायमेंशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये जितना टाइम लेगा अराउंड सन एक चक्कर पूरा करने में, एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में, वो है t। तो t g m और r के ऊपर किस तरह डिपेंड करेगा ये बताना था। तो लेट t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g की पावर a, m की पावर b, r की पावर c। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकाल लो, राइट हैंड साइड की, और दोनों को बराबर पुट कर दो। a b c की वैल्यू निकाल लो, फिर इसमें पुट कर दो। तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/3 डिवाइडेड बाय √gm। और ये 2 पाई हमारी नॉलेज से आता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और ये डायमेंशनलेस होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस के कुछ जेईई मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करेंगे।